करता था। रोहन एक ईमानदार और मेहनती किसान था। वह दिन रात मेहनत कर खेतों में काम करता, परंतु उसकी आर्थिक स्थिति काफी खराब थी। वह हमेशा अपनी पत्नी और बेटे के लिए अच्छा जीवन देने का सपना देखता था। एक दिन रोहन सुबह जल्दी उठता है और अपनी पत्नी से बात करता है। गीता, सूरज चढ़ आया है। मैं खेत जा रहा हूँ। तुम अमन का ध्यान रखना। हाँ हाँ, मैं देख लूंगी, तुम जाओ। और हाँ, शाम को आते समय दुकान से थोड़ी शक्कर लेते आना, घर में खत्म हो गई है। ठीक है गीता, मैं खेत में बहुत मेहनत करूंगा। शायद इस बार अच्छी फसल हो जाए। रोहन बैलों को लेकर खेत की ओर चल पड़ता है। गीता घर के आंगन में बैठी थी। वह अपने पति के खेत जाने के बाद गांव के सेठ के आने का इंतजार करती है। सेठ गांव का सबसे अमीर और लालची आदमी था। वह हमेशा गरीबों का शोषण करता था। गीता का सेठ से चोरी छिपे मिलना जुलना होता था। गीता घर के बाहर बैठी थी। उसे दूर सेठ की कार आती दिखाई देती है। वह चौंक हो जाती है और इधर उधर देखती है कि कहीं कोई उसे देख ना ले। सेठ अपनी चमकती हुई कार से उतरता है और इधर उधर देखता है। गीता, ओ गीता। सेठ जी धीरे बोलिए, कोई सुन लेगा तो बदनामी हो जाएगी। बदनामी की चिंता मत करो गीता, तुम्हारे लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। बस तुम कहो तो रोहन को इस गांव से ही निकलवा दूं। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ मत करिए, बस मेरे लिए थोड़ा धन और आभूषण लाते रहिए। सेठ अपनी जेब से पैसे निकलते हैं। गीता की आंखें चमक उठती हैं। ओहो सेठ जी, आप तो दिल जीत लेते हैं। तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगा मेरी रानी। बस तुम रोहन को इसी तरह बेवकूफ बना कर रखो। दोनों चोरी छिपे बातें करते हैं। उसी समय पड़ोस की महिला सविता खिड़की से यह सब देख लेती है। सविता का मन क्रोध से भर उठता है। उधर रोहन खेत में खड़ी मेहनत कर रहा था। गर्मी में उसके माथे से पसीना टपक रहा था, पर वह रुका नहीं। वह सोच रहा था कि इस बार अच्छी फसल होने पर वह अपनी पत्नी को नई शादी और बेटे के लिए खिलौने लाएगा। रोहन फिर से खेत में लग जाता है, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी पत्नी उसके साथ कितना बड़ा धोखा कर रही थी। उधर सविता, जो गीता और सेठ को साथ में देख चुकी थी, वह रोहन के पास पहुंचती है। रोहन भाई, तुमसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ सविता बहन, बोलो। मुझे नहीं पता कि तुम्हें ये बात बतानी चाहिए या नहीं, पर मैंने आज गीता को सेठ के साथ देखा। वे दोनों बहुत नजदीक थे। क्या ये तुम क्या कह रही हो गीता? तो घर पर थी? हाँ, वह घर पर ही थी, लेकिन सेठ तुम्हारे घर पर ही आया था। मैं सच कह रही हूँ, मैंने अपनी आंखों से देखा। रोहन का दिल बैठने लगता है। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी पत्नी उसे धोखा दे सकती है। वह जल्दी जल्दी अपना हल छोड़कर गांव की ओर दौड़ पड़ता है। रोहन जब घर पहुंचता है तो वह देखता है कि सेठ की कार घर के पास से जा रही थी। उसके मन में संदेह और अधिक गहरा हो जाता है। वह घर के अंदर जाता है और देखता है कि गीता बहुत खुश नजर आ रही थी। रोहन का दिल टूट जाता है। गीता, ये क्या हो रहा है? अरे तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? गीता, तुमने मेरे साथ यह विश्वासघात क्यों किया? मैंने तुम्हें हर सुख सुविधा देने की कोशिश की थी। रोहन मेरी बात सुनो। मैं रोहन बिना कुछ सुने गुस्से में घर से बाहर निकल जाता है। अब उसका विश्वास टूट चुका था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी पत्नी, जिसे वह अपने प्राणों से भी अधिक प्यार करता था, उसने उसे धोखा दिया था। इसके बाद रोहन गांव के किनारे एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है और रोने लगता है। तभी गांव के एक पंडित वहां से गुजरते हैं। पंडित जी रोहन को इस हालत में देख चौंक उठते हैं। अरे रोहन बेटा, क्या हुआ? तू इस हालत में क्यों बैठा है? पंडित जी, मेरी गीता, उसने मुझे धोखा दिया। मेरी पत्नी का गांव के सेठ के साथ संबंध है। जब मैं खेत में मेहनत कर रहा था, तब वह उसके साथ घर में थी। बेटा, यह दुनिया बड़ी निर्दय है, पर तुझे धैर्य रखना होगा। अपने बेटे अमन के लिए तुझे मजबूत बनना होगा। एक धोखेबाज औरत के लिए अपने जीवन को बर्बाद मत कर। रोहन पंडित जी की बातों को ध्यान से सुनता है, पर उसका मन अब भी बेचैन था। वह उठ घर लौटने का फैसला करता है। जैसे ही वह घर में दाखिल होता है, वह देखता है कि गीता आराम से बैठी थी और अमन खेल रहा था। अरे रोहन, तुम कहाँ चले गए थे? तुम्हें देखकर लगता है कि तुम बहुत थक गए हो। हाँ गीता, बहुत थक गया हूँ। क्या बात है रोहन, तुम इतने चुप क्यों हो? गीता, तुम मुझसे प्यार करती हो ना? गीता को रोहन की बात सुनकर एक पल के लिए घबराहट होती है, लेकिन वह संभल जाती है। ये क्या सवाल है? मैं तो तुमसे बहुत प्यार करती हूँ।
तो फिर तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? मैंने अपनी आंखों से देखा है सेठ के साथ। क्यों किया तुमने यह सब? मैंने तुम्हें और अमन को खुश रखने के लिए दिन रात मेहनत की, तुम्हारी खुशी के लिए अपना खून पसीना बहाया, और तुमने। गीता अपने घुटनों के बल गिर जाती है और रोहन के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगती है। मुझे माफ कर दो, मुझसे भूल हो गई। मुझे लालच ने अंधा कर दिया। मैंने सेठ की दौलत के लालच में यह सब किया। गीता, तुम्हारे लिए मेरे दिल में अब कोई जगह नहीं बची। तुमने ना सिर्फ मेरा विश्वास तोड़ा, बल्कि हमारे बेटे का भविष्य भी दांव पर लगा दिया। अब मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। रोहन अमन को लेकर घर से बाहर निकल जाता है। पीछे से उसे रोकने का प्रयास करती है, पर वह नहीं रुकता। गांव के लोग रोहन को इस हालत में देखकर उसके पास आते हैं। रोहन भाई, क्या हुआ? तुम इस हालत में क्यों हो? हाँ भाई, सब ठीक तो है ना? वह सबको अपनी आप बीती बताता है। सेठ को तो सबक सिखाना पड़ेगा। उसने ना जाने कितने गरीबों को लूटा। इतना कहकर वे सब वहां से चले जाते हैं। गांव में हुई इस बेइज्जती के कारण वह गांव छोड़ देता है। रोहन के गांव छोड़ने के बाद गांव में गीता की हालत बिगड़ने लगती है। वह गांव के कुएं पर पानी भरने जाती है। गांव की महिलाएं वहां पहले से मौजूद होती हैं। जैसे ही गीता वहां पहुंचती है, औरतें फुसफुसाने लगती हैं। अरे देखो देखो, यह वही गीता है जिसने अपने मेहनती पति को धोखा दिया था। कितनी बेशर्म है, अब भी गांव में मुंह दिखा रही है। अरे इतनी बड़ी पापन को तो गांव से निकाल देना चाहिए। गीता सबकी बातें सुनकर झेप जाती है। उसका चेहरा लाल हो जाता है। वह जल्दी से पानी भरती है और वहां से आने लगती है, लेकिन रास्ते में उसे सेठ मिलता है। क्या हाल बना लिया है तूने गीता? अब तो तेरा पति भी तुझे छोड़ गया। सेठ, सब तेरी वजह से हुआ है। तूने मुझे धोखा दिया। मैं तुझे सबक जरूर सिखाऊंगी। उधर रोहन अपने बेटे मोहन के साथ गांव से दूर एक नए गांव में रहता है। वह एक जमींदार के यहाँ काम करता है। वह दिन भर धूप में काम करता और रात को एक छोटी सी झोपड़ी में अमन को अपने सीने से लगाकर सुलाता। इन खेत का मालिक रोहन से बात करता है। अरे रोहन, तू तो बहुत मेहनती आदमी है। अगर तू इसी तरह काम करता रहा तो मैं तुझे अपने खेत का एक हिस्सा किराए पर दे दूंगा। सच में मालिक जी, ठीक है। फिर मैं आपके खेत को ऐसे जोतूंगा जैसे वह मेरा अपना हो। कुछ साल बाद रोहन अब एक सफल किसान बन गया था। अमन अब बड़ा हो गया था और पढ़ाई में बहुत होशियार हो गया था। बाबा बाबा, आज मैं स्कूल में फर्स्ट आया हूँ। आज तेरी खुशी देखकर मेरी सारी मेहनत सफल हो गई। बेटा, अब बस तू ठीक से पढ़ाई करते रहना। हाँ बाबा, मास्टर जी ने कहा कि अगर मैंने और मेहनत की तो मुझे छात्रवृत्ति मिलेगी। गीता धीरे धीरे रोहन के पास पहुंचती है और उसके सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है। रोहन, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया। गीता, तुम्हें माफ कर दूं। जब मैं दिन रात मेहनत करता था तो तुम मेरी पीठ पीछे मुझे धोखा दे रही थी। तुम्हारी वजह से मैं और मेरा बेटा दर दर भटके। रोहन, मैंने पाप किया, लेकिन अब मैं सच में बदल गई। मैं तुम्हारे और अमन के बिना नहीं जी सकती। मुझे एक बार माफ कर दो। बाबा माफ कर दो, माँ को अपने पापों का एहसास हो गया है। ठीक है गीता, मैं तुम्हें माफ करता हूँ। चलो अब हमारे साथ ही रहना। गीता को अब थोड़ी शांति मिलती है कि रोहन ने उसे माफ कर दिया। इसके बाद रोहन खुशी खुशी अपने परिवार के साथ रहने